गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है, अवर चेंजिंग अर्थ। तो वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा जैसा कि हम लोग करते हैं हर बार। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, आंसर लिख के बताऊंगी, ताकि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें और अगर लर्न करना चाहें तो लर्न कर लें। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अवर चेंजिंग अर्थ, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैम हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका अर्थ तो यहाँ निकल रहा है कि हमारी बदलती पृथ्वी। तो आप कहेंगे मैम पृथ्वी तो बदलती ही नहीं है, पृथ्वी तो हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम देखते हैं तो हमें अंडे आकार की दिखती है, और जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे ज़मीन रहती है। ऐसा थोड़ी ना कि आज वहाँ ज़मीन है कल वहाँ पानी नज़र आए। तो पृथ्वी कैसे बदलती है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, हमारे समझ में नहीं आया है या कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है और आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा हाई भी है ना, लेकिन फिर भी आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, रीडिंग करेंगे अपनी बुक की, और फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अगर हो सकता है तो फिर वीडियो भी बना दूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है, ये एक्चुअली चारों तरफ इसमें पानी पानी है, और कहीं कहीं पे आपको इसमें मिट्टी दिखती है। ठीक है, जो कि कितने एरिया है, 7 एरिया, यानी कि 7 हमारे कंटिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे। तो ये वही चीज़ें, इन्हीं को हम लोग प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ देखिए यहाँ आपको बताई गई है, द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है आप लोग जानते हैं ना, जो आपका स्थल मंडल है, जो ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ है, बटा हुआ है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जानकर आप लोगों को सरप्राइज्ड होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ठीक है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी हर साल कुछ मिलीमीटर्स खिसकती है ये, और ये हर वक्त वो मूव करती रहती है ना। तो आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि मैम हमारी पृथ्वी हिलती रहती है हर वक्त, जगह मतलब पृथ्वी में जो आपके कंटिनेंट्स है, महाद्वीप है, वो हर वक्त खिसकते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन कितना, बिल्कुल ना के बराबर, जो कि आपको 1-2 साल क्या हज़ारों सालों में भी नज़र ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी ज़मीन है, जो पृथ्वी है, उसके अंदर आपको पता है कि कुछ मैग्मा है। ठीक है, तो ये मैग्मा जो है, ये जब अपने अंदर गर्मी पैदा करता है, या ये जो पिघलता है अंदर ही अंदर, इसी के कारण ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये मैग्मा जो है, ये 2 प्रकार से काम करता है। एक वो जो ज़मीन के अंदर ही मूवमेंट करने लगता है, और एक वो जो ज़मीन के सतह पर आके मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप फ्लो चार्ट भी देख पा रहे होंगे कि अर्थ के जो मूवमेंट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। अब देखिए, इंडोजेनिक फोर्स कौन सा होता है, तो बताते हैं कि वो फोर्स, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो अर्थ के अंदर लगता है, ये आपका इंडोजेनिक फोर्स कहलाता है, यानी ज़मीन की सतह के अंदर। ठीक है, और वो फोर्स, द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स, यानी वो फोर्स जो ज़मीन की सतह पे लगता है, यानी ऊपर ही लगता है, जो हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसके लिए हमें ज़मीन के अंदर जाने की या उसके परीक्षण करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अच्छा, अब ये कैसे कैसे होते हैं? तो देखिए, जो एंडोजेनिक फोर्स होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, जैसे कि सडन भी हो सकता है, डिस्ट्रॉपिक फोर्स भी हो सकता है, यानी एकदम ही से
और ज़मीन का हिल जाना, अर्थक्वेक का आना, वोल्केनो का फट जाना, लैंडस्लाइड का होना, है ना। अगर हम बात करें एक्सोजेनिक फोर्स की, तो एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं वो इरोजन करते हैं, ठीक है, डिपोजिशन करते हैं, यानी जैसे रिवर, वाइंड, सी वेव्स और आपके ग्लेशियर्स, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो गया, ये सब ये ऊपरी ज़मीन की जो ऊपरी लेयर है ना उसको ख़राब करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन जो आपका एंडोजेनिक होता है वो ज़मीन की अंदर लेयर को उसको परेशान करता है, उसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसके बाद आपके अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम एंडोजेनिक फोर्स की बात करें तो ये जो है पृथ्वी के अंदर मूवमेंट को पैदा करता है। कभी मूवमेंट ये बड़ा भारी भी होता है, सडन भी होता है, एकदम से भी हो जाता है, और कभी कदार ये मूवमेंट जो है बहुत स्लो होता है। अब जो सडनली होने वाला मूवमेंट है वो कौन से, आपके अर्थक्वेक हैं, वोल्केनो का आना है ना, और बाकी जो है वो धीरे धीरे भी होते हैं कभी कदार। अब वोल्केनो क्या है, ये कैसे आता है, तो देखिए यहाँ आपको बताया गया, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये वोल्केनो की है। क्या है, अ वोल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरेप्ट सडनली। अब ये देखिए ये बताती है कि जो आपका वोल्केनो है ये एक पृथ्वी की सतह के ऊपर एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर ना मुंह है, जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गलनशील यानी पिघली हुई जो चीज़ें हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडी हो, उनको बाहर निकालता है। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं जो मेग्मा होता है वो गर्म होता है और वो पृथ्वी की सतह पर आने के बाद ठंडा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पृथ्वी के अंदर भी गर्म हो मतलब धरातल में पृथ्वी के अंदर भी ठंडा हो जाता है, लेकिन जर्नली जो है वो पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर आने के बाद ही ठंडा होता है, ठीक है। अब ये आपको वोल्केनो के बारे में तो पता चल गया, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं आगे अर्थक्वेक की। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ये जो आपके लिथोस्फीयर पे प्लेट्स हैं ये आपस में मूव करती हैं, ठीक है। जब ये मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है तो इससे ना वाइब्रेशन होता है। कभी कदार तो ये वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, जो हमें नज़र भी नहीं आता है, लेकिन कभी कदार ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे अर्थक्वेक आ जाता है, यानी भूकंप आ जाता है, ठीक है। जिस जगह पे जो मेनली पॉइंट होता है जहाँ से भूकंप निकल रहा है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। और फोकस के आसपास का जो एरिया होता है ऊपर का, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एपिसेंटर का मतलब देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये रहा आपका फोकस जहाँ से मेनली आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, जिसे आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या पे न्यूज़ चैनल पे आप लोग ने सुना होगा कि ये इसका उद्गम स्थान था। इस बार जो भूकंप आया है इसका उद्गम स्थान बिहार था, या इसका उद्गम स्थान बंगाल था, जो भी था, ठीक है, या इसका केंद्र बिंदु ये था। सुना है आपने कभी, अगर आप हिंदी की न्यूज़ सुनते हैं तो, और अगर इंग्लिश की न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें डायरेक्ट यही वर्ड ही बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा हो गया, सेम ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये इस सेंटर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की जो तीव्रता होती है, जो इसकी पावर होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है डैमेज करने की, वो कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब ये बोलते हैं कि वैसे तो हम प्रेडिक्ट्स नहीं कर सकते, यानी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भूकंप कब आने वाला है, या कोई भी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर कब आएगी या कितनी देर में आने वाली, हम नहीं कर सकते इसका अंदाज़ा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ हिंट मिल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है तो हम प्रिपेयर रह सकते हैं, यानी हम पहले से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसको हम कैसे करते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि एनिमल्स को जानना। एनिमल्स देखिए हम सब जानते हैं, हम सब के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, लेकिन एनिमल्स एक ऐसा है जिसके अंदर 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और जो उनकी छठी हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आने वाले हैं वो उन्हें पहले से ही मालूम हो जाते हैं, ठीक है।
उनको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है, वो पहले से ही भाप लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से लेकिन अब इसके लिए हमें भी तो पता होना चाहिए कि अगर एनिमल ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या असर होने वाला है ना। तो अब क्या होता है, जब ऐसा कुछ होने वाला होता है तो एनिमल्स जो है वो मिसबिहेव शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा इधर उधर भागना, इधर उधर दौड़ना ये शुरू कर देते हैं। अगर हम फिशेस की बात करें, मछलियों की बात करें, तो वो तालाब में ऊपरी हिस्से पर आ जाती है, सतह पर आ जाती हैं तालाब में। अगर हम जो आपके स्नेक्स हैं, सांप हैं, उनकी बात करें तो वो भी सरफेस पे आ जाते हैं, जबकि जो स्नेक्स होते हैं वो आप जानते हैं अंडरग्राउंड रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, होल्स में रहते हैं, है ना। लेकिन उन्हें पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह से कुछ होने वाला है, तो उन्हें मालूम होता है कि भाई ज़मीन दबेगी या खिसकेगी तो कहीं हमें नुकसान ना हो, इसलिए वो फटाक से ज़मीन पे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी कि अगर एनिमल्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई डिज़ास्टर आने वाला है, तो हम प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें इस चीज़ के अंदाज़ा ही नहीं होगा, अगर हम इसके लिए अवेयर ही नहीं होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली आजकल स्कूल्स वगैरह में भी मॉक ड्रिल वगैरह की जाती है। मॉक ड्रिल होती है जिसके बाद बच्चों को कहा जाता है कि आप ऐसे करेंगे, और ये मॉक ड्रिल अर्थक्वेक की है या किस चीज़ की है। आप लोग के स्कूल में भी होती होगी। जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तब मेरे ज़माने में, मेरे टाइम में ये मॉक ड्रिल वाला सिस्टम शुरू हुआ था। तो हम लोग बड़ा मतलब एंजॉय भी करते थे इसमें कि मॉक ड्रिल हो रही है, हम लोग अपने आप को ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि सचमुच हम किसी प्रॉब्लम में हैं। कभी कदार फायर के लिए होती थी मॉक ड्रिल, कभी कदार आपके भूकंप के लिए हुआ करती थी। तो हमारे टीचर्स हमें पहले से इंस्ट्रक्ट कर देते थे कि भाई आपको इस बार जो आपकी मॉक ड्रिल है वो फायर के लिए है। तो अगर आप कभी ऐसे स्थान पे फंस जाते हैं जहाँ पे आग लग गई है, तो आप कैसे करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करनी है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। भाई वो गिर गए, नहीं उठ पाए, लोग उनके ऊपर से चढ़ के चले गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती थी। बहरहाल पता नहीं आप लोगों के स्कूल में हो रहा है या नहीं, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कूल में ऐसा कभी हुआ है या आप लोग ने ऐसा कभी किया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसलिए इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में चलाए जाते हैं। बहरहाल यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये आपको कुछ एक केस स्टडी दी गई है भूकंप से रिलेटेड। क्या होता है बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक डिज़ास्टर के ज़रिए एक ही डिज़ास्टर है। ऐसा होता है कि जब एक डिज़ास्टर आता है तो उससे ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे भूकंप आए, आपकी बिल्डिंग्स गिरी, उसमें फायर शॉट हो गया, आग लग गई, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। तो वही चीज़ है। अच्छा, आप लोग ने न्यूज़ देखी होगी कि आज अर्थक्वेक आया है और इसका जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर इसकी जो तीव्रता है वो इतनी नापी गई। कभी आप लोग ने ये चीज़ सुनी है? अगर सुनी है तो आप सोच रहे होंगे कि मैम हाँ ये सुना तो है, लेकिन पता नहीं ये क्या चीज़ होती है। चलिए आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, जब आपका अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक को जब हम मापते हैं, ठीक है, देखिए दो अलग अलग चीज़ें। एक है अर्थक्वेक को मापना कि अर्थक्वेक कैसा था, क्या था, ठीक है। उसको हम लोग जो नापते हैं वो हम लोग नापते हैं सेस्मोग्राफ पे, ठीक है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं भूकंप लेखी, ठीक है। अगर हम बात करें कि उसकी तीव्रता क्या थी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो जो मैग्नीट्यूड हम लोग मापते हैं अब वो हम लोग रिक्टर स्केल पर नापते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग आपके चीज़ें हैं, दो अलग अलग स्केल्स हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अब क्या होता है, रिक्टर स्केल पर जब हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड नापते हैं कि अर्थ जो अर्थक्वेक आया है उसकी क्या पावर है, कितना वो डैमेज कर सकता है, तो क्या होता है अगर वो 2.0 है या उससे कम है तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, वो बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है और वो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो अर्थक्वेक 5.0 से ओवर हो जाए, यानी उससे ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा की तीव्रता का हो जाए,
तो उससे जो है चीज़ें टूटने का, गिरने का डर रहता है। ठीक है, अगर वही भूकंप आपका, वही अर्थक्वेक 6.0 से ज़्यादा का हो जाए, ठीक है, तो वो हायर मैग्नीट्यूड कहलाता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और अगर अगर हम बात करें 7.0 की, तो ये मेजर अर्थक्वेक कहलाता है और ये हद से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको अगर कभी ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है तो आप लोग जान जाएंगे कि मैम ने बताया था कि ये चीज़ है। अच्छा, अब ये आपका आता है अर्थक्वेक से हम बच कैसे सकते हैं, प्रिपेयर्डनेस, कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि भूकंप वगैरह सडनली आ जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम उसके लिए पहले से ही ट्रेंड होंगे अपने माइंड में, तो हम इतना नुकसान होने से बच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि भूकंप आ रहा है, तो आप सेफ स्थान पर चले जाएं और कोई ऐसी चीज़ के नीचे छुपें जो आपको, अगर मान लीजिए टूट भी जाती है, तो आपको सांस आती रहे। एक पॉइंट। दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले आप अपने सर को अच्छे से कवर करें, क्योंकि अगर हाथ पैर या कहीं और चोट लगती है तो इंसान सरवाइव कर जाता है, लेकिन अगर कभी सर पे चोट लगती है तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी सीधी डेथ हो जाए, है ना। तो इसलिए हम अच्छे से अपने सर को कवर कर लेंगे। स्टे फ्रॉम अवे, ठीक है, यानी वो चीज़ें जिनसे हमें दूर रहना है। तो देखिए, हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जहाँ पे आग लगने का ख़तरा हो, या कोई चिमनी वगैरह के एरिया हो कि वो हमारे सर पे आके गिर जाए, या विंडो वगैरह जो मतलब टूटने वाली चीज़ है और टूट के साथ साथ हमें चोट लग जाए, जिससे, है ना, जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे मिरर हो गया, यानी शीशा हो गया, पिक्चर फ्रेम्स हो गए, इनके अंदर कांच होती है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है ना। बी प्रिपेयर, तो हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं कि हमें जो भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स या फिर ह्यूमन मेड है, जैसे भी हैं, उनसे डरना नहीं है, उनसे डट कर मुकाबला करना है ना। और अपने साथ साथ अपने आसपास लोगों की भी केयर करनी है। ये नहीं कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, दूसरे को धक्का दे के निकल गए कि दूसरा मरता है तो मरे, हम बच जाएं जल्दी से, तो ये भी गलत बात है ना। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। तो अभी ये जो हमने पढ़ा, ये हम लोग ने जाना ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एडोजेनिक। ठीक है, अब एडोजेनिक के बारे में हम जाना, अब हम लोग जानेंगे एक्सोजेनिक के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, ये आपके एक्सोजेनिक के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं इसकी जो लैंडस्केप की जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो क्या है, सॉइल इरोजन है, या सॉइल इरोजन के जो भी है वो इरोजन, यानी उसका घिसावट, उसका अपरदन होना, या उसकी वेदरिंग है। ठीक है, कि मौसम के ज़रिए क्या था। आप देखिए, वेदरिंग किसे कहा जाता है, वेदरिंग कहते हैं जब आपके बड़े बड़े रॉक्स जो हैं, शेल्स जो हैं, वो टूटते हैं अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, और इरोजन किसे कहा जाता है, कि जब आपकी कोई भी लैंडस्केप है डिफरेंट डिफरेंट, उसको अलग अलग एजेंट, यानी जैसे कि हवा, पानी, है ना, ये एक जगह से बहाकर, एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसको हम लोग इरोजन कहते हैं, घिसावट या अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। खैर, अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर, नदी कैसे काम करती है इसके लिए। तो देखिए, नदी जो है जब बड़े बड़े रॉक्स से नीचे आके गिरती है तो ये वाटरफॉल बनाती है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, झरना बनता है इससे। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से गिरने के बाद फिर वो प्लेन एरिया में आ जाती है। जब वो प्लेन एरिया में आती है, तो प्लेन एरिया में आने के बाद वो थोड़ा थोड़ा स्नेक वाले फॉर्म में तैरने लगती है। और जब स्नेक वाला फॉर्म लेती है तो कहीं कहीं पे देखिए इस तरह से मिट्टी होती है, जिसे हम लोग मैंडर कहते हैं। अब ये मैंडर्स जो होते हैं, ये और ज़्यादा डिटेल में होते जाते हैं, जिसके बाद वो कुछ हिस्सा नदी का जो है वो नदी से अलग हो जाता है, जिसे हम लोग ऑक्स ब्लो लेक कहते हैं। ठीक है, यानी छोटी छोटी झील कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो नदी है, ये कभी कदार अपना जो निर्धारित रास्ता है उससे हटकर पूरे में बहने लगती है, जिससे बाढ़ आने का ख़तरा हो जाता है। और ये एरिया हम लोग छोड़ते ही इसलिए कि अगर नदी का पानी कभी बढ़ जाए या कभी नदी में ओवरफ्लो हो जाए तो उस काम में ये आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर क्या होता है कि ये फ्लड वाला प्लेन एरिया जो है, जब नदी बराबर हो जाती है तो उसके ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लीव्स कहलाता है। ये वो एरिया होता है जो हम छोड़ देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, अगर नदी का पानी बढ़ भी जाए तो उससे हम लोग को परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट से इसको आप लोग पढ़ते चलेंगे साथ के साथ। मुझे मालूम है ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लेवल से हाई है, लेकिन आप लोग समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है, जब नदी इतनी सारी उतार चढ़ाव के बाद जाके समंदर में मिलती है। आप सब जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं, हमारे पास दो तरह की नदियाँ होती हैं। एक वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, दूसरी वो नदियाँ जो आपके प्लेट्यूज से निकलती है, यानी पठारों से निकलती हैं, है ना। तो दोनों नदियाँ जहाँ अपने एरिया को कवर करने के बाद जाके समुद्र में मिलती हैं। ज़्यादातर जो आपकी नदी हैं वो ऐसे करके ना आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, अरेबियन सी में जो है कम नदियाँ गिरती हैं। आई थिंक 5 रिवर्स ऐसे हैं जो आपके अरेबियन सी में गिरते हैं, अदरवाइज़ सारी नदियाँ जो हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, तो अब जब वो इतनी दूर से आती हैं, जैसे माउंटेन से निकली, फिर वो पूरे में फैली, डिवाइड होती गई, तो क्या होता है कि इनका जो फ्लो है, इनकी जो गिरने की रफ्तार है वो बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, अब जब इनकी रफ्तार स्लो हो जाएगी तो इनके साथ जो सामान कैरी है, यानी जो मिट्टी है या जो भी चीज़ें हैं, वो ये अपने साथ नहीं लेके जाते, फिर ये रास्ते में ना छोड़ते चलते हैं। और जब ये रास्ते में से छोड़ते चलते हैं तो यही आपके डेल्टा बनाते हैं, और इसे छोड़ने के बाद वो जाके समुद्र में गिरते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको बताया भी गया है कि कुछ ऐसी नदियों के नाम ढूंढिए जो डेल्टा बनाती हैं, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका नदी का काम। अगर हम बात करें समंदर की तरंगों की, ठीक है, वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी समंदर की जो तरंगे हैं वो किस तरह से काम करती हैं, तो आप लोग जानते हैं समंदर में हमें ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा तो मिलता नहीं है, कि पठार, रेगिस्तान, ये वो कुछ नहीं। समंदर में पानी होता है या बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो समंदर है, पानी है, वो आपको पता है इरोजन बहुत ज़्यादा करती है, तो पानी टकरा टकरा के इस तरह से उसमें होल कर देते हैं। तो जो होल करते हैं इसे हम लोग सी केव कहते हैं। ठीक है, और फिर क्योंकि केव जो होता है वो गोल गोल होता है, फिर क्या होता है, वो टकरा के उसका इतना इरोजन करते हैं कि वो केव की बजाय क्या बन जाता है, आर्क बन जाता है, यानी नीचे से वो इसका एरिया पूरा खुल जाता है, वो सिर्फ आर्क के हिसाब से रह जाता है। ठीक है, इसे हम लोग सी आर्क कहते हैं, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, वो उसका इतना इरोजन करते हैं कि वो दो हिस्सों में बट जाता है, ऐसे इस तरह से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्ट्राक्स कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये आपका स्ट्राक होता है, यहाँ देखिए लिखा है द शिप रॉक कोस्टल राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी इज कॉल्ड द सी क्लैफ। अब उसके बाद ये आपका वर्टिकली खड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग सी क्लैफ कहते हैं। तो इसमें सिंपल से बड़े बड़े रॉक्स के साथ ही जो भी होना होता है वो होता है, अदरवाइज इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो इतना हो, क्योंकि इसमें और कुछ ख़ास होता भी नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ़ है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, ग्लेशियर्स जो हैं वो जमे हुए होते हैं, जिनको हम रिवर ऑफ आइस कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कदार जलवायु, मौसम के कारण ये भी पिघलने लगते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में होते हैं। ठीक है, तो जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ साथ ये जो पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इनका कुछ एरिया अपने साथ लेके चलते हैं, और जब ये जहाँ पे जाके जम जाते हैं वहाँ पे वो उसे छोड़ देते हैं। तो इसे हम लोग ग्लेशियर्स मोरिना कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई बहुत डीप बात नहीं थी। अब बात करते हैं वर्क ऑफ विंड, यानी हवा क्या काम करती है। तो देखिए, हवा के लिए सबसे अच्छा रहता है रेगिस्तान। तो आपने रेगिस्तान में इस तरह से मशरूम जैसे डिज़ाइन है तो देखी होंगी, अगर आप लोग गए हैं, अगर नहीं भी गए हैं तो आपने मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा, है ना। तो क्या होता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में जो हवा है वो सबसे ज़्यादा इरोशन करती है, यानी कि मिट्टी को क्या करती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है, और फिर जहाँ उसकी हवा की जो स्पीड है, जो पावर है वो कम होती है, वो वहीं उस चीज़ को छोड़ देती है। अब जहाँ से उड़ा के ले जाएगी वहाँ का लेवल कम हो जाएगा, जहाँ छोड़ेगी वहाँ पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये पहाड़ बनते हैं ये मशरूम की शेप के होते हैं, इसी को हम लोग मशरूम रॉक कहते हैं।
उसके बाद क्या होता है, घिसावट होती है। ठीक है, घिसावट के बाद जो आपकी सैंड होती है वो जब बिल्कुल महीन हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, तो हवा उसको बहुत दूर तक कैरी कर लेती है। ठीक है, और कैरी करके उससे जो पहाड़ बनते हैं, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, उसको हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस तरह के जो आपके सैंड ड्यून्स होते हैं, फिर आपको बोलते हैं व्हेन द ग्रीन सैंड वेरी फाइन लाइट, बहुत हल्की हो जाती है, तो ये बहुत दूर तक ले जाती है और वहाँ जाके जब डिपॉजिट करती है तो ये बहुत बड़ी एरिया में करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको एक बहुत भारी सा बैग दूँ और कहूँ बेटा आप इसे जाके यहाँ छोड़ाओ, तो आप क्या कहेंगे, मैम मैं तो थक गया, आप 5-10 मिनट तो उसे कैरी करेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे क्योंकि वो भारी है। सेम हवा के साथ भी यही होता है कि जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो थक जाती है और वो चीज़ वहीं छोड़ देती है। लेकिन जब आपकी जो चीज़ है, जो सामान है, जो मैंने आपको कैरी करने के लिए दिया, जब वो बिल्कुल हल्का होगा, एक कॉपी मैं आपको दे दूं कैरी करने के लिए, तो फिर मैं आपको जहाँ कहूँगी आप उसे वहाँ छोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई वज़न ही नहीं है, आप थकेंगे ही नहीं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बोलते हैं। तो जो लार्जेस्ट डिपोज ऑफ लुईस है ये सबसे ज़्यादा चाइना में है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, फिर आपके टिक मार्क हैं, उसके बाद मैचिंग और गिव रीज़न है। यहाँ तक तो मैं आप लोगों को कराऊंगी। उसके बाद जो ये आपकी एक्टिविटी है ये आप लोग खुद से करेंगे अगर टीचर्स कहते हैं, अदरवाइज़ आप इसे जाने देंगे। देखिए यहाँ लिखा क्या है कि आपको इस फीचर का नाम लिखना है कि क्या हो रहा है, ये रेनफॉल मतलब ये वाटरफॉल हो रहा है, झरना गिर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इरोजन होता है या नहीं होता, डिपोजिशन होता है क्या नहीं होता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका फॉर फन के लिए दिया गया है, इसे आप मस्ती मस्ती में करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ये वर्ल्ड ग्रीक जो है इसको पूरा करना है, पजल को। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो फटाफट अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो लिखा है वाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स मूव क्यों करती है, तो आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ के अंदर मैग्मा है उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ आंसर्स आपको। ठीक है, अब यह एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक जो फोर्स है वो क्या है, तो आप जानते हैं एक्सोजेनिक जो होता है वो फोर्स होता है जो कि पृथ्वी के सरफेस पे लगता है, तो ये एक्सोजेनिक है। ठीक है, और जो इंटरनल सरफेस पे लगता है वो एंडोजेनिक है। ये भी हम लोग सब पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ इरोजन। इरोजन क्या है, आप लोग जानते हैं कि हवा, पानी या फिर बर्फ़, है ना, ये चीज़ें जब एक जगह से बहती हुई या उड़ती हुई चलती हुई दूसरी जगह जाती हैं, तो जहाँ से उड़ रही होती है वहाँ की ये मिट्टी को या जो भी चीज़ है उसको अपने साथ उठा के ले जाती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ लेयर है उसका हवा, पानी या बर्फ़ के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है हाउ आर द फ्लड प्लेन्स फॉर्मेड। ठीक है, यानी कि जो ये बाढ़ है, बाढ़ वाला जो एरिया होता है, फ्लड प्लेन जिसे हम लोग कहते हैं, बाढ़कृत एरिया, वो कैसे बनता है। तो आप जानते हैं कि जब मिट्टी रिवर है वो अपने जहाँ जो उसका बहने का स्थान है उससे आजू बाजू फैल जाती है। ठीक है, जब वो इधर उधर फैल जाती है और फिर जब उसका लेवल कम होता है तो क्या होता है, रिवर तो अपनी जगह पे वापस आ जाती है लेकिन उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो वहीं छोड़ देती है। ठीक है, इसी से ही हम लोग का फ्लड प्लेन का निर्माण होता है, इसी से ही वो बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, इसी से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का फ़र्क हो गया था। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए लिखा है व्हाट आर सैंड ड्यून। अब सैंड ड्यून क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि कैसे जो आपकी हवा है वो रेगिस्तान वाले इलाके में, डेजर्ट में क्या करती है, अपने साथ रेत के पार्टिकल्स, रेत के जो टुकड़े हैं उनको उड़ा के ले जाती है ना। और जब उसको साथ में ले जाती है तो फिर जब इकट्ठा जिस जगह पे करती है, बालू के टीले जिसे हम बोलते हैं ना, उसे हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। कर लेंगे, समझ रहे हैं ना आप, ये सब चीज़ें मैं अभी चैप्टर में समझा के आ चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब देखिए ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ बेंचेस फॉर्मेट। ये ब्रांचेस कैसे बनते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जो आपका सी वेव है ये कुछ पानी को, कुछ चीज़ों को अलग कर लेता है ना। उसके बाद जो बनते हैं वो ये आपके बेंचेस कहलाते हैं। उसके बाद लिखा है व्हाट आर ऑक्सब्लो लेक। ऑक्सब्लो लेक क्या होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कॉन्टीन्यूसली जो आपका इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है,
उससे बनने वाले जो लेक्स होते हैं, रिवर से वो कट जाते हैं, उसको हम लोग ऑक्सब्लो लेक कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपको टिक मार्क दिए गए हैं, यहाँ लिखा है विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव। सी वेव का इरोजनल फीचर क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिफ। ठीक है, जबकि ये बीच है, ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है द डिपोजनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर का डिपोजनल फीचर क्या है, मेरीन है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लड प्लेन जो होता है वो आपका रिवर से बनता है, बीच जो होता है वो आपका समंदर से बनता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है विच इज़ द कॉज बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ में सडनली जो हिलता है उससे क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ये वोल्केनो के अंदर होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ आपको लिखा है मशरूम रॉक्स जो है वो कहाँ बनते हैं, तो आप जानते हैं कि वो डेजर्ट में बनते हैं, रेगिस्तान में बनते हैं। ऑक्सब्लो लेक जो है वो कहाँ बनती है, वो रिवर वैलीज़ में बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपको देखिए मैचिंग दी गई है, ग्लेशियर्स क्या हैं, मेरीन क्या है, बीच क्या है, सैंड डून क्या है, वाटरफॉल क्या है और अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दे दी गई हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी मैचिंग में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दे रखा है ग्लेशियर्स जो है वो आइस ऑफ रिवर ऑफ आइस कहलाता है। मेरीन जो है वो रिवर में बनता है। बीच जो है वो आपके सी शोर में बनते हैं। सैंड डून जो है वो डेजर्ट में बनते हैं। वाटरफॉल सी एल्फ में होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका अर्थक्वेक जो है वो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी मैचिंग। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपको गिव रीजंस वाले क्वेश्चन दिए गए। इसमें पहला क्वेश्चन है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ पत्थर जो हैं, कुछ शैल जो हैं वो मशरूम जैसे शेप के होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप जानते हैं ये डेजर्ट में सॉइल इरोजन जो डेजर्ट में होता है, सैंड इरोजन बल्कि हम कहेंगे, उसकी वजह से होता है। ठीक है, उसका यहाँ लिखा है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टिलाइन, यानी कि जो आपके बाढ़कृत क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये कैसे होता है, तो आप लोग को भी मैंने बताया कि नदी जो है जब अपने एरिए से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो यहाँ पे बहने तो लगती है कुछ समय के लिए, जब वो अपने एरिया में वापस पहुँचती है तो पानी यहाँ से हट जाता है, लेकिन यहाँ की लाई हुई जो मिट्टी होती है वो यहीं रह जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, ये सारे आपको आंसर्स यहाँ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सी केव्स आर टर्न इनटू स्ट्रक। सी केव जो है वो स्ट्रक में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि किस तरह से सी केव जो होते हैं उसमें और ज़्यादा इरोजन होता है तो वो सी आर्क में बदल जाते हैं, और फिर और ज़्यादा इरोजन होता है तो वो सी स्ट्रक बन जाते हैं। पढ़ा था ना ये सब चीज़ें अभी हमने। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, आप लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है आपका यहाँ पे बिल्डिंग कपल्स ड्यू टू अर्थक्वेक। तो बोलते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ढह जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि अर्थक्वेक का मतलब क्या है, अर्थक्वेक का मतलब ही है ये पृथ्वी का कांपन, है ना। तो जब पृथ्वी काँप रही होती है बुरी तरह से तो हमारी बिल्डिंग्स भी तो उसी पे होती हैं, इसी कारण जो है वो गिर जाती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से। अब ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।